नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आज की क्लास की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, गरीबी एवं बेरोजगारी। जिस टॉपिक को लेकर आज आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ कराइए। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों से कुछ ट्रेडिशनल सवाल जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो पुराने आए हुए सवालों को मैं सबसे पहले लूँगा, फिर कुछ नए सवाल लेंगे, कुछ डिटेल लेंगे। उसके बाद आगामी जो दूसरा पार्ट इसका आएगा मेरे दोस्तों, उसमें हम लोग इस दिशा में उठाए गए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण है। आज बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग अपने नोट्स खुद बनाइएगा। इसके जो जो चीज़ें मैं बताऊं याद करने लायक है, उन सबको नोट कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही भी जानकारी अगर आपको है तो भी आपका परीक्षा का सवाल सही हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देता हूं मैं। कोई भी उद्देश्य कठिन नहीं है, सफल वही जो दिशाहीन नहीं है। आपको दिशाहीन पढ़ाई नहीं करनी है। 90% प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं और असफल रहते हैं, उनका मुख्य कारण दिशाहीन तैयारी है। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा में कौन से टॉपिक आएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल बनने की संभावना है, किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये दिशाहीन तैयारी है, ऐसा ना करिएगा। आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद अपनी तैयारी की शुरुआत करिए, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दिशाहीन तैयारी से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चलिए, आज की क्लास की मैं शुरुआत कुछ सवालों से करूंगा, उसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल पर बातचीत करेंगे। ये सब सवाल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये सब पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आगे मैं डिटेल बात करूँगा, उस पर कुछ नए सवाल भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए, ज़रा पहले सवाल से ही शुरुआत कर देते हैं और ज़रा पढ़ लीजिएगा सवाल आपका क्या है। यहाँ पर पहला सवाल है, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत निर्धन आंके गए। तो राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत या कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको निर्धन मान, प्रतिशत नहीं है, कितने व्यक्ति जो हैं इनको निर्धन आंका गया। यानी आपसे संख्या पूछी जा रही है कि राजस्थान में 2011-12 में कितने लोग ऐसे थे जिनको निर्धन माना गया। तो राजस्थान के 1.51 करोड़ लोग ऐसे थे जो रंगराजन समिति के अनुसार क्या हुए, निर्धन माने गए। 1.51 करोड़ लोगों को राजस्थान में निर्धन माना गया था। वर्ष 2011-12 के डाटा के आधार पर यह रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद है, किसके द्वारा गरीबी को, किसके द्वारा गरीबी है ये, किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह आरएएस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी, पोषणिक आवश्यकताएं, आय में असमानता। तो पोषणिक जो आवश्यकताएं हैं उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, यहाँ पर गरीबी को सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यानी आपके परिवार के बच्चों के पोषण की स्थिति क्या है, उसके आधार पर पोषणीय आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है और उसी आधार पर आपकी गरीबी का निर्धारण जो है वो हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है। जो गरीबी रेखा के संदर्भ में भी कुछ अभियान चलाए गए हैं, उनकी साथ साथ जो परीक्षा में आए हैं उन पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। इस सवाल के बारे में मैं थोड़ी और डिटेल में बात करूं तो निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, निर्धन है। निर्धनता के मापने के लिए आपको पता होना चाहिए, भारत में दो आधार है, एक तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग का और एक प्रति व्यक्ति प्रति माह का। तो भारत की अवधारणा एक निरपेक्ष अवधारणा है, यानी निरपेक्ष तरीके से गरीबी का निर्धारण भारत में किया जाता है। और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें निर्धनता की परिभाषा के अनुसार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति के पास 2400 कैलोरी जो है वो अगर, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपभोग नहीं करता है तो वह गरीब माना जाएगा और उसे गरीबी रेखा से नीचे रखा जाएगा। तो गरीबी रेखा से व्यय करने की जो क्षमता या पोषण की जो क्षमता है उसके आधार पर हमारे यहाँ गरीबी का निर्धारण होता है। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है वो क्या है, तो स्वच्छ जल प्रदान करना व गांव में उसका प्रबंधन, गांव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना, गांव में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के सम्मान में जागरूकता उत्पन्न करना, गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना। तो मेरा ये सब सवाल जो पुराने हैं वो भी लाने का एक उद्देश्य है कि नए इस प्रकार की अगर कोई योजना चल रही है और आपके दिमाग में, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि उस पर सवाल बनने की संभावना रहेगी। तो ये पुराना सवाल है, इसलिए यहाँ है, गाँव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना जो है वो अपना गाँव अपना काम जो है उसका क्या था, उद्देश्य था। अब वर्तमान की सरकार अगर इसी प्रकार
सरकार के कोई कार्यक्रम चला रही है तो उन पर भी ध्यान रखना। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो अपना गांव अपना जो है वो भी मैं बता देता हूं आपको, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने लिख दी जाए तो ठीक है। ये 1 जनवरी 1991 को शुरू किया गया था। 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1991 जो है उस वक्त ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी ये योजना और इसका उद्देश्य है गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करना था और सामुदायिक परिसंपत्तियों में 50% राज्य सरकार और 50% ग्राम पंचायतों के सहयोग से व जनता के सहयोग से जो है लोगों के लिए रोजगार सर्जन हेतु कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बाद चलिए अगले सवाल पर, ये बात हम लोग कर ही रहे थे कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है IRDP उसको बोलते हैं। 2 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया था 1980 को। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो इसका सही जवाब है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर को की गई थी। 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। देखिए 1980 में ये योजना आई थी, लेकिन अभी तक की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है इस सवाल को। ये पीछे सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा जा चुका है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो ग्रामीण व्यक्तियों को ऋण व उत्पादन परिसंपत्तियां प्रदान करना। वर्तमान में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में किस में शामिल कर दिया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन में इसे शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसमें इसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए मित्रों, क्या है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका का पंजीकरण किया गया था? राजस्थान में निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका जो है इस राजीविका का पंजीकरण किया गया था? तो सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत राजीविका का क्या किया गया था? पंजीकरण किया गया था। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो राजीविका है इसका पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम 1958 में किया गया था। राजस्थान, इसको शॉर्ट में आप RGAVP भी कह सकते हो। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और सोसाइटी अधिनियम जो 1958 का उसके तहत इसे पंजीकरण किया गया। स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के माध्यम से समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का क्रियान्वित करने का इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। और आपको बाकी जानकारियाँ इसके बारे में और भी बताएंगे डिटेल से। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी आजीविका पर जो है वो एक मिशन जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे हम शॉर्ट में राजीविका भी कहते हैं, इसकी स्थापना करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। राजस्थान पूरे देश का क्या है? पहला राज्य है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। राजस्थान की युवा संबल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। युवा संबल योजना है और आजकल एक अनुप्रीति कोचिंग योजना भी चल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? अब ये आंकड़ा जो है वो बदल गया है। अब आपको ये याद नहीं करना है, अब जो मैं बता रहा हूँ वो याद करना है। इस योजना के तहत जो है वो 4000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और इसके तहत ही 4500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यानी पुरुषों को इतने रुपए दिए जाते हैं और अगर कोई विकलांग है, महिला है या फिर कोई LGBT समुदाय से संबंधित है तो इन सबको, ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित है, उन सबको 4500 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ये राशि जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बन सकता है। पहले ये राशि 3000 और 3500 रुपये थी और 2021-22 के बजट में, बजट 2021-22 का जो था, बजट 2021 और 22 का, उस बजट में इस राशि को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और इसमें जो है वो ध्यान रखना 2 वर्ष तक का ही क्या दिया जाता है? इसमें लाभ दिया जाता है, 2 वर्ष तक का ही लाभ ही दिया जाता है। और इसके तहत जो वो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी क्या कर दिया गया है? शुरू कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है?
तो आपको ये भी पता होगा, ये ताज़ा अभी योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी का एक पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों। 2021 में ही 10 मार्च 2021 को पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था। तो 2 वर्ष या रोज़गार मिलने तक जो है, रोज़गार मिलने तक तो नहीं है लेकिन 2 वर्ष तक ही इसको अधिकतम दिया जाता है। रोज़गार की सरकार की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो 2 वर्ष तक इस योजना का लाभ जो वो प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य मुख्य जो है वो है कि राजस्थान का ही क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी को ही इसका लाभ जो है वो दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, राजस्थान के किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? यानी गाँव में जो है वो अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत जो है वो अन्नपूर्णा भंडार जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कम कीमत पर जो है वो सरकार के द्वारा क्या की जाती है, प्रदान। आपके गांव की राशन की जो दुकान है उस पर सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए जो है वो सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की गई। इसके बाद है मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना जो है वो टोंक जिले से इस योजना का आरंभ किया गया था मेरे मित्रों 10 मई 2010 को। 2010 में जब यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे तो इन्होंने इस योजना को 10 मई 2010 को, यानी एक दिन पहले ही, तो 10 दिन, आज 11 मई है तो 10 मई 2010 को अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये ध्यान रखना, टोंक से इसे शुरू किया गया था। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना जो है वो किस वर्ष आरंभ की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना जो है वो आरंभ की गई और इसके तहत मुख्यतः चूरू, दौसा, झालावाड़, बारां, धौलपुर, टोंक, राजसमंद जिले जो हैं इनको शामिल किया गया था। और 25 जुलाई 2000 को इसे शुरू किया गया था। कब? 25 जुलाई 2000 को। 25 जुलाई जो है 25 जुलाई 2000 को इसे शुरू किया गया था। इस योजना में 80% जो पैसा है वो कौन देता था? तो विश्व बैंक जो है वो 80% पैसा देता था। 15% इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। 15% किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और 5% जो पैसा है जो लाभार्थी होता है उसको उसका वहन करना पड़ता था। ये 15% कौन देता था? तो राज्य देता था। और ये 15%, 5% किसका था? तो लाभार्थी जो है, लाभार्थी को इसको खुद वहन करना पड़ता था। बचा हुआ ये 80% जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाता था? राज्य विश्व जो है जिला गरीबी उन्मूलन योजना के तहत ये पैसा प्रदान किया जाता था। इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो 25 जुलाई 2000 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी मेरे मित्रों। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने है, राजस्थान में आजीविका मिशन का आरंभ किस वर्ष किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, राजीविका के नाम से मैंने राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना जो है 2005 से इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। कब? 2005 में किसकी सहायता से? विश्व बैंक जो है उस विश्व बैंक की सहायता से इस योजना को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया था। विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से इस योजना को क्या किया गया? शुरू किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 2011-12 में जून 2011 से बांसवाड़ा से जो है वापस इस योजना को फिर शुरू किया गया और विश्व बैंक ने इस परियोजना को 11 जनवरी 2011 को स्वीकृति क्या कर दी थी? प्रदान कर दी थी। तो विश्व बैंक जो है उसके द्वारा किया गया और पुनः इसका आरंभ जो है दूसरी बार जो है वो 2011 में किया गया। और कहाँ से किया गया था? तो बांसवाड़ा से किया गया। बांसवाड़ा, यहाँ से इसका क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है मेरे मित्रों आपके सामने, इसी से रिलेटेड ही है। योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत कितना बताया है? तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग या नीति आयोग जो है वो अब एक ही बात है, ठीक है। उसके अनुसार ये कहा गया है कि राजस्थान में 15% 2011-12 की जनसंख्या जो है उनके आंकड़ों को लिया गया है। तो राजस्थान में जो है वो प्रतिशत तो है 14.71 का, 14.71 का प्रतिशत है। 14.71% जनसंख्या जो है राजस्थान में क्या करती है आपको पता ही है? 14.71% जनसंख्या राजस्थान में ऐसी है। और कुल जनसंख्या की बात अगर की जाए तो 102.92 यानी लगभग इतने के आसपास जनसंख्या जो है, लाख जनसंख्या जो है वो गरीबी मानी जाती है, गरीब मानी जाती है। निर्धनों की कुल संख्या 102.92 लाख और 14.71 जो है वो जनसंख्या क्या है राजस्थान की?
यानी 14.71% जनसंख्या जो है वो गरीब है। इसका मतलब 14.71 के आसपास नज़दीक का आंकड़ा कौन सा है, तो 15% है। इसका सही जवाब ये होगा। तो इतने लाख जो हैं वो तो गरीब लोग माने गए हैं। 14.71% जनसंख्या जो है वो क्या मानी गई है, गरीब मानी गई है राजस्थान की। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है। गरीबी के आंकलन से जेके मेहता, डीएम डांडेकर, डीडी लकड़वाला, बीएस मिनास, तो इनके द्वारा भी समिति गठित की गई। इसकी अध्यक्षता में भी डीटी लकड़वाला की समिति में भी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और बीडी डांडेकर की समिति का अध्यक्ष किया गया, लेकिन जेके मेहता समिति का गठन नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। भारत में आपको पता होगा 1956 और 1957 गरीबी का अध्ययन सर्वप्रथम बीएस मिन्हास ने किया था 1956-57 में। वैसे दादा भाई नौरोजी प्रथम थे जिन्होंने इस प्रकार का आंकलन किया। गरीबी के मापन के हेतु गठित कार्यदल में अशोक मेहता समिति 1962 में आई, उसके बाद वाई के अलग समिति 1977 में आई और डीटी लकड़वाला समिति का गठन 1989 में किया गया। फिर दांडेकर समिति आई 1993 में, फिर सुरेश जी तेंदुलकर समिति आई 2005 में, उसका गठन किया गया और फिर रंगराजन समिति आई 2012 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करें निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। रंगराजन, लकड़वाला, तेंदुलकर, आर स्वामीनाथन समिति। तो आर स्वामीनाथन समिति का नाम आपने अभी अभी नहीं सुना होगा, ठीक है। रंगराजन समिति जो है, इस समिति का गठन कब किया गया था, तो 2012 में इस समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2014 में क्या करी, प्रस्तुत करी। इसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें कि लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति है, तो लकड़वाला समिति का गठन जो 1989 में किया गया था, 1989 में इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की, तो 93 में, इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। फिर तेंदुलकर समिति की अगर बातचीत की जाए तो तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो वो 2009 में क्या की थी, प्रस्तुत की थी। ये तीनों जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकांश परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आता है इन तीनों से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनमें डेट में आप तेंदुलकर याद कर लो, सचिन तेंदुलकर याद कर लो, सचिन तेंदुलकर के बाद रंगराजन और फिर लकड़वाला, ठीक है। तेंदुलकर, रंगराजन, लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन और तेंदुलकर, रंगराजन और लकड़वाला, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, इधर तेंदुलकर खेल रहे हैं, इधर रंगराजन खेल रहे हैं, दोनों लकड़ी लेकर खेल रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सचिन, यहाँ पर बाद में कौन सा है, तो सबसे पहले तेंदुलकर समिति है, उसके बाद रंगराजन समिति और फिर कौन सी है, लकड़वाला समिति है। तो ऐसे तीनों समिति का क्रम आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है लकड़वाला फॉर्मूला संबंधित किससे है, तो गरीबी रेखा से संबंधित है लकड़वाला समिति। अभी अभी आपको बताया है कि भैया लकड़वाला समिति का संबंध किससे है। 1989 में इस समिति का गठन किया गया। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या की थी, प्रस्तुत की थी। 1989 में इस समिति का गठन किया गया, 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या की, प्रस्तुत की। इसके बाद अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना कौन सी है। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन हेतु शुरू की गई नवीनतम योजना, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, जिला निर्धनता पहल प्रोजेक्ट। निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना आपसे पूछी गई है, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है, इस पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट जो है वो 2008 से 2016 के बीच में चलाया गया था। यह सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसका, तो सबसे नई है, ये सब पुरानी है जो आपके सामने है। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या था कि लक्षित परिवार समूह की आजीविका में सुधार कर क्षमता सुदृढ़ीकरण, सतत उद्यम, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, भौतिक एवं वित्तीय बाजार की ओर पहुंच बनाकर गरीबी उन्मूलन करना। परियोजना पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों के कुल 6 ब्लॉक, जिनमें से बाप जोधपुर है, सांकड़ा जैसलमेर है, बायतू बाड़मेर है, बाली पाली है, आबू रोड सिरोही है, सांचौर जालोर है, इन क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया, 2008 से लेकर के 2000 कब तक, 2008 से लेकर के 2016 तक, दिसंबर 2008 से दिसंबर 2016 के बीच में इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया, चलाया गया। इसके बाद अगला, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा समर्पित है। तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ये गरीबी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, ठीक है, IFMAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा इसे चलाया जा रहा है।
ये इसका सही आंसर होगा। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस योजना को राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान के किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना आरंभ की गई? राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा योजना आरंभ की गई? तो राजस्थान में 2009 में इस योजना को क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। तो राजस्थान में वर्ष 2009 में इस योजना को आरंभ किया गया था। आप ध्यान रखना क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना। हालांकि पुरानी इतनी योजनाएं जो है वो आपसे नहीं पूछेंगे, कुछ लेटेस्ट जो योजनाएं हैं उससे संबंध में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उन पर मैं आप सबको नए सवाल जो हैं वो बन सकते हैं योजना संबंध में, वो अगली क्लास में आपके सामने रखेंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करें, योजना और उसकी दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं उन पर हम अगली क्लास में अवश्य रूप से बातचीत करने वाले हैं। देखिए इसमें आगे हमारे सामने सबसे पहले क्या है जरा देखिए, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? तो राजस्थान में 1 तारीख से 1 अप्रैल 1999 में से इसमें कौन से कार्यक्रम हैं जो इसमें शामिल किए गए वो आपको बताने हैं। राजस्थान में इस प्रकार के कौन से कार्यक्रम हैं जो इसमें शामिल किए गए उनके बारे में आप लोग बता सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो पहला आपके सामने है समन्वित ग्रामीण विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये एकदम सही है, ये भी शामिल किया गया। ग्राम सेवक 2016 की भर्ती हुई थी उसमें उठाकर देख लेना, ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो 1999 से समन्वित ग्रामीण विकास व ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण को शामिल किया गया इसके अंतर्गत, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास एवं औद्योगिक औजार सप्लाई जो है उसको भी शामिल किया गया। गंगा कल्याण योजना व मिलियन कुआं स्कीम जो है उसको भी क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा गया था इस तरीके का ग्राम सेवक की परीक्षा में 2016 में, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते 1999 की किसी योजना के बारे में सवाल पूछा जा सकता है क्या। तो ये इसका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ये सारे कथन सही हैं। ये सारे कथन वाला तो मैंने बनाया, हालांकि उसने तो बहुत ही और ही खतरनाक सवाल दिया था। इसमें एक चौथा ऑप्शन उसने दिया था जवाहर रोजगार योजना, और फिर नीचे पूछा था इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, 1 2 1 2 3 1 2 4 केवल एक ऐसे। तो ये बहुत ही खतरनाक सवाल उस समय बना था। और वर्तमान में इसका भी विलय है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कर दिया गया राजस्थान में। वर्तमान में इसका विलय किस में कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कर दिया, ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका मिशन जो है, आजीविका मिशन जो उसमें कर दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है उसके संदर्भ में ये भी सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों, 2016 के ग्राम सेवक की परीक्षा में पूछा गया था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा ग्राम सेवक की परीक्षा में ये सवाल भी आ चुका है। 3 सवाल आए थे एक ही टॉपिक से ग्राम सेवक 2016 में। 2016 जो है वो वीडियो का जो एग्ज़ाम था, यानी वीडियो तो अब कहने लगे हैं, पहले ग्राम सेवक कहते थे, उस 2016 की भर्ती में 3 सवाल आए थे इस एक ही टॉपिक से। तो अब ज़रा सुन लीजिएगा। और वैसे आपको पता होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो 1 अप्रैल 1999 को लागू की गई थी। अब अगला सवाल तेंदुलकर समिति है, राज्य में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच में 9.2% घटा। सही बात है, उसकी जगह पेपर में जब आया था उसकी जगह लिख रखा था इसने बढ़ा, लेकिन बढ़ा नहीं था, क्या हुआ था, घटा था। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात 2009-10 से लेकर 11-12 के बीच में 10.3% घटा। राज्य में भी घटा और कहाँ पर घटा, देश में भी घटा। तो देश में 9.2% ही घटा शहरी निर्धनता, और ग्रामीण राजस्थान में जो है 10.3% जो निर्धनता का अनुपात घटा। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटा, ये भी बात सही है। 2011-12 में निर्धनता अनुपात, ये डी ऑप्शन यहाँ आ गया है, ठीक है। निर्धनता अनुपात जो है वो राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% रहा। उपरोक्त सभी कथन क्या सही हैं या गलत है? तो राजस्थान के संदर्भ में ये सभी कथन आपके क्या हैं, सही है, इनमें से कोई सा भी गलत है नहीं है। ये निर्धनता के संदर्भ में तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट थी उसके सारे डाटा आपसे पूछ लिए गए इसमें। तो इसने बहुत ही गहराई से जिसने अध्ययन किया होगा वही सही कर पाया होगा इन सवालों को, बाकी किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसमें मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 9-10 से लेकर 11-12 के बीच में 9.2% घटा। राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात 9-10 से 11-12 में 10.3 घटा। यानी राज्य में शहरी और ग्रामीण है दोनों घटे, शहरी 9.2 और ग्रामीण जो है वो 10.3% निर्धनता में कमी आई। राज्य में दोनों वर्षों में यानी 9-10 और 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में कम रहा, सही बात है। और 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7 था और भारत में
21.9% रहा। उपरोक्त सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं। अगला सवाल जरा पढ़िए। देश में योजना आयोग व नीति आयोग द्वारा निर्धनता के किस विचारधारा को अपनाया गया है? तो राजस्थान में जो है वो देश में जो है वो निरपेक्ष निर्धनता जो है ये अपनाया गया है। एनएसओ जो है, नेशनल सैंपल या स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब वर्तमान में, देखो पहले क्या होता था, एनएसएसओ होता था और एक सीएसओ होता था, इन दोनों का विलय करके अब एक ही संगठन बना दिया गया है। ये सब प्रकार के आंकड़े जारी करने का काम अब यही करता है। तो निरपेक्ष निर्धनता को अपनाया गया है भारत में। नीति आयोग जो है वो आज की तारीख में इसके संदर्भ में सारे काम करता है। भारत में निर्धनता मापने के कितने आधार बताए गए? तो थोड़ी देर पहले बताया गया था, 2 आधार बताए गए हैं, जिसमें 2 आधार बताए गए हैं। एक तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग और प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय, ये 2 आधार जो हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग का अभाव, ये बात भी सही है। मजदूरों का देश के उन हिस्सों में न जाने की इच्छा जहां काम उपलब्ध है, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकाबिलियत है, मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव है। हालांकि वैसे सही सारे ही हैं, लेकिन इसने पूछा है प्रमुख कारण कौन सा है। प्रमुख कारण तो है वस्तु और सेवाओं की मांग का जो अभाव होता है, उसके कारण जो है वो चक्रीय बेरोजगारी जो है वो आती है। चलिए इसके बाद जो है अगला सवाल देखिए क्या है। यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्रकृति दर से नीचे है तो इसमें से क्या होगा? यानी वास्तविक बेरोजगारी की जो दर है वो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है, तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारों की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, या वस्तु एवं सेवाओं की मांग में क्या आएगी? कमी आएगी। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है मेरे मित्रों? तो इसमें पहला सही है, मुद्रास्फीति की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, महंगाई आने लग जाएगी। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो चिरकालिक प्रकृति की होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वो चिरकालिक प्रकृति की होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी चिरकालिक, यानी ये बेरोजगारी के सभी प्रकार हैं, मौसमी है, संरचनात्मक है, ग्रसन है, ये सब है, ठीक है। छुपी हुई बेरोजगारी है, लेकिन इसमें से सही आंसर जो है चिरकालिक प्रकृति की कौन सी होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, शून्य होती है। छिपी हुई बेरोजगारी में जो नई श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो 0 होती है। यानी पहले से ये खेत था, उसमें 5 आदमी काम कर रहे थे, अगर एक आदमी और आ जाएगा उसकी उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सीमांत उत्पादकता उसकी क्या होगी? शून्य होगी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। तो चलिए अब आगे और देखते हैं और क्या है। बहुत कुछ इस क्लास में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा निर्धनता बेरोजगारी के बारे में, लेकिन कुछ नई योजनाएं, कुछ नए कार्यक्रम, कुछ पुराने कार्यक्रम जो हैं वो उनकी बात दूसरे पार्ट में करनी होगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 1999 में इस योजना का 1 अप्रैल के दिन इसको शुरू किया गया था। किस दिन? 1 अप्रैल को इसको शुरू किया गया था 1999 में। जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिलाधीश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा इसे क्या किया गया था? शुरू किया गया था मित्रों, 1 अप्रैल 1999 को। इसके बाद है, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा आरंभ किया गया था। सबसे पहले इन्होंने क्या की थी? इसका आंकलन किया था गरीबी का। निर्धनता रेखा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रति व्यक्ति घरेलू व्यय के रूप में, प्रति परिवार द्वारा की गई बचत के द्वारा, प्रति परिवार की आय द्वारा, प्रति बेरोजगार सदस्य के द्वारा। तो प्रति व्यक्ति घरेलू व्यय कितना करता है उसके आधार पर निर्धनता रेखा जो है उसका क्या किया जाता है? परिभाषित की जाती है उसके हिसाब से। वर्ष 2011-12 योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति तेंदुलकर समिति के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह कम करने वाला व्यक्ति निर्धन कहलाता है। यानी कम से कम जो है, यानी प्रति माह कम से कम व्यय करने वाला, कम से कम कितना व्यय करने वाला, कम से कम कितना व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब कहलाएगा या गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो देखिए इस सुरेश तेंदुलकर समिति ने ये कहा था, विशेष समिति जो है तेंदुलकर समिति, इसने ये कहा था ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में अगर 1000 रुपये से कम अगर कोई व्यक्ति जो है व्यय करता है एक महीने में तो वह गरीब माना जाएगा। तो ग्रामीण में 816 और शहरी में 1000, और तेंदुलकर ने ये बात कही थी। तेंदुलकर 1000 ही था तो 1000 याद रखो, 816 ग्रामीण क्षेत्रों में। जुलाई 2014 में रंगराजन समिति ने इसी बात को बदलकर ये कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें 972 रुपये होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र है तो 1407 रुपये अगर किसी व्यक्ति के द्वारा व्यय किए जाते हैं प्रति माह तो वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, वरना अगर इससे कम करता है तो वह गरीब है।
इसके बाद निर्धनता के बारे में और क्या है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी का अनुपात जो है वो कितना रहा, तो 29.9% जो है वो जनसंख्या जो है वो क्या रही, भारतीय स्तर पर 29.9% निर्धन रही, जिसमें अगर ग्रामीण की बात करें तो 30 तथा शहरी की अगर बात करें तो 26% जनसंख्या ऐसी रही जो गरीबी रेखा में जीवन यापन जिसने किया। इसके बाद है तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी तथा कितना प्रतिदिन व्यय करने वाला व्यक्ति जो है निर्धन माना गया, तो 2400 कैलोरी से कम अगर कोई व्यय करता है और अगर वो 27.20 रुपये से कम खर्च अगर करता है तो उसे क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों, उसे गरीब माना जाएगा, उसे निर्धन माना जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अभी अभी पिछले दिनों एक एग्जाम हुआ उसमें यह सवाल पूछा जा चुका है, तो 43.7 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो यह बात है कि 43.60% जनसंख्या राजस्थान की कार्यशील है और 56% जनसंख्या ऐसी है जो निठल्ली है, कोई काम नहीं करती है, यानी कि वो बेरोजगार है। यानी 56.4% जनसंख्या राजस्थान की ऐसी है जो बेरोजगार है, ठीक है। और अभी अभी के डाटा के अनुसार जो है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान जो है इसमें दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, हरियाणा के बाद बेरोजगारी के मामले में। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या 43.60 है, 56.4% बेरोजगार हैं, यानी कोई काम नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या राजस्थान में किस जिले की है, तो प्रतापगढ़ जिले की सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या है। राजस्थान में प्रतापगढ़ की सबसे ज़्यादा है, इसके बाद चित्तौड़गढ़ की है, इसके बाद किसकी है, चित्तौड़गढ़ की है, और उसके बाद क्या है, जयपुर की है। तो आपको दो ही ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की कार्यशील जनसंख्या राज्य में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2013 को इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्य के पात्र परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नियमित बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात पोस मशीनों के माध्यम से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। पात्र व्यक्ति को उसकी हकदारी के खाद्यान्न व भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान किया जाता है। और कोरोना वायरस के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क इसकी आपूर्ति जो है वो भोजन की कराई गई थी। ये बात भी किसके तहत की गई थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही की रहेगी। 5 जुलाई 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये खूब चर्चा में रही है पिछले दिनों, तो आपसे अगर इस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2013 वाले पर अगर कोई सवाल पूछा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विधिवत शुरुआत कब की गई थी, तो 20 नवंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। हालांकि पहले ये इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, उसी का नाम बदलकर वापस 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका नाम कर दिया गया। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राज्य स्तरीय शुरुआत 18 मार्च 2017 को बांसवाड़ा से की गई थी। इस योजना में वर्ष 2016-17 से लेकर के 18-19 तक 3 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ आवासों के निर्माण करने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय रूरल अर्बन मिशन यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया, 21 फरवरी को लॉन्च किया गया था। 21 फरवरी 2016 को 21 फरवरी 2016 को इस मिशन की शुरुआत की गई और डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन जो है वो। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, वर्ष 1964-65 में प्रोफेसर मिन्हास व प्रोफेसर गोडगिल की अध्यक्षता में एक कार्य समूह समिति का गठन किया गया, जिसने बिना किसी आधार के 20 रुपये मासिक जो है, अगर इससे कम अगर किसी व्यक्ति की आय है 20 रुपये मासिक से कम तो वह गरीब माना जाएगा। ये कहा था किसने, सर्वप्रथम जो 1964-65 में मिन्हास प्रोफेसर गोडगिल की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था उसने ये कहा था। यानी गरीबी के मापन के संदर्भ में भारत ने जो प्रयास किए उसमें पहला प्रयास है कौन सा, प्रोफेसर मिन्हास और गोडगिल का। उन्होंने 20 रुपये मासिक आय जो है उसको आधार माना। इसके बाद दूसरी समिति का गठन किया गया था VM रथ और दांडेकर समिति 1973 में। इसके द्वारा गरीबी को मापने के लिए कैलोरी को आधार बनाया गया और इसने सुझाव दिया कि अगर न्यूनतम कैलोरी 2200 किलो कैलोरी से कम अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। 2200 कैलोरी है, ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। इसके बाद है वाई के अलग समिति 1979 में एक समिति का गठन किया गया। ये समिति कौन सी थी, तो ये समिति वाई के अलग समिति। इसने कहा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग भाई साहब गरीबी का मूल्यांकन करना होगा। ग्रामीण अगर है तो 2400 कैलोरी उसकी ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा काम करता है, और शहरी वाले हैं निठल्ले होते हैं, पड़े रहते हैं, काम करते नहीं हैं, तो उसने 2100 कैलोरी जो है वो क्या किया था, 2400 और 2100 किलो कैलोरी जो है वो मापन माना था किसने, वाई की अलग समिति ने। उसके बाद इसी के आधार पर जो है वो मूल्यांकन किया गया। उसके बाद में है DT लकड़वाला समिति 1989 में इस DT लकड़वाला समिति का गठन किया गया। इसके द्वारा प्रत्येक राज्य में जीवन स्तर की लागत के आधार पर गरीब का मापन करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि जीवन स्तर की लागत राज्य अनुसार अलग अलग होती है।
यानी इन्होंने 1995 में लकड़वाला समिति की सिफारिश के आधार पर गरीबी का मापन जो है वो राज्य अनुसार किया जाने लगा। यानी इन्होंने तो पूरे देश के हिसाब से किया था, इन्होंने कहा भाई सब राज्यों का अलग अलग जो है वो क्या किया जाना चाहिए, गरीबी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके बाद में है डी लकड़वाला समूह ने गरीबी के अनुमानों की योजना में सितंबर 1989 में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु डी लकड़वाला टास्क समूह का गठन किया गया। समूह ने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी की जो बात वाई के अलग समिति ने कही थी उसको तो सेम का सेम रखा। इस समिति ने देश के गरीबी की दरों को विभिन्न राज्यों के मूल्यों स्तरों के अनुसार फिशर सूचकांक के आधार पर राज्यवार निर्धारित करने का निर्धारण किया गया। यूआरपी यानी यूनिफॉर्म रिकॉर्ड पीरियड आधारित उपभोग के आंकड़ों को आधार क्या किया गया था, बनाया गया था। इसके बाद मेरे मित्रों है आपके सामने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में इस समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने कैलोरी आधारित जो अवधारणा है उसकी बजाय परिवार के मासिक उपभोग व्यय जो है उसको आधार बनाया और इन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण परिवार है तो उसकी प्रति माह की आय जो है वो 4050 रुपये होनी चाहिए और अगर शहरी परिवार है तो 4950 रुपये से कम अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वह क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। इस समिति ने वर्ष 2011 में भारत में 21.9% गरीबी जो है वो क्या की थी, दर्ज की थी। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों आपके सामने सी रंगराजन समिति 2012। इस समिति ने मासिक उपभोग में पोषण युक्त आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य के खर्च को शामिल करते हुए गरीबी रेखा को परिभाषित किया। इस समिति के अनुसार यदि ग्रामीण परिवार में प्रति माह 4850 तथा शहरी परिवार में 7050 रुपये प्रति माह से कम खर्च करे तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। यानी 4850 रुपये और कितना 7050 रुपये अगर व्यक्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अगर खर्च करता है प्रति माह तो वह गरीब नहीं है, ये रंगराजन समिति ने कहा था। और इनके अनुसार भारत में 2011 में जो गरीबी का प्रतिशत है वो कितना रहा, 29.9 रहा। उनके अनुसार 21, इनके अनुसार कितना रहा, 29.5। इसके बाद अगला है राजस्थान में गरीबी रेखा जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1035.91 से अगर कम रुपए खर्च करता है तो वह गरीब है और शहरी क्षेत्र में करता है 1406 रुपये से कम अगर खर्च करता है तो वह व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। ये राजस्थान के संदर्भ में आंकड़ा है। तो मेरे मित्रों ये मैंने कुछ बातें आप लोगों से आज की क्लास में गरीबी से संबंधित, निर्धनता से संबंधित, बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ बातें की है। हालांकि अभी भी जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रयास सरकार के द्वारा चलाए गए, सरकार के द्वारा चलाए गए जो प्रयास हैं, सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं, उन कदमों पर अभी हमने बातचीत नहीं की है। जिसमें चाहे आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो, चाहे भामाशाह कार्ड योजना जैसी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई अन्न सुरक्षा योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हो, चाहे राजस्थान में भामाशाह जैसी प्रत्येक योजना जो चल रही है और इंदिरा गांधी के नाम पर चलाई गई इंदिरा रसोई योजना हो, ये सारी इसी से जुड़ी हुई है राजस्थान में। तो ये सब के सब जो प्रयास हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन सब पर हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।